हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, एसेंशियल, दिलचस्प और डे टू डे हमारे प्लानिंग में काम आने वाला वीडियो है। एंड वॉच टिल द एंड। एंड आई एम श्योर हमने जो है अपने बीएड में, अपने एमएड में और अपने टीचिंग जर्नी में ज़रूर सुना होगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, और कई लोगों को याद भी होगा। और अगर अब ऑन द स्पॉट एग्जाम में ले लूँ तो शायद कई लोग मेरिट मार्क्स से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से निकल जाएं। बट अगेन द प्रॉब्लम इज हम लोग सारे थियरी में जकड़ गए हैं। हाउ इज दैट वी आर ब्रिंगिंग इट इनटू इम्प्लीमेंटेशन इनटू अवर क्लासरूम, ये हमको सीखना है। एंड आज मैं बात करूंगी रिवाइज्ड वर्जन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑल्सो, ताकि हमको और क्लैरिटी के साथ जो है समझ आ जाए। साथ ही साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करती चलूं कि अगर आप एजुकेटर हो बेशक, तो अगर आप अपने स्टाफ रूम में, अपने वर्क स्पेस पे ब्लूम्स व्हील का जो पूरा तमाम सिस्टम है उसका प्रिंट आउट निकाल लेकर अगर आप उसको पेस्ट कर लेते हैं, ताकि इट विल बी लाइक अ रिमाइंडर। कहीं ना कहीं टीचर्स जो है जकड़ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग के बीच में ही। स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड, बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल लर्न, दे विल लर्न अंडरस्टैंड के पीछे। बट वी फॉरगेट अबाउट द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ लर्निंग which go from lower order thinking to higher order thinking। तो वही तो बेस बना था बेंजामिन ब्लूम 1956 में। उन्होंने ये थियरी दी थी, जहां पे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट उन्होंने कहा कि लर्निंग हैपेंस इन स्टेजेस, दैट टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी रहता है, लोअर से हायर। और उन्होंने दिया था नॉलेज से लेके नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, ये सारे उन्होंने दिए थे। और जो है 2001 में एंडरसन एंड क्रैथहॉल, ये दोनों ने मिलकर, जो उनके शागिर्द थे, उन्होंने थोड़े से वर्जन को चेंज किया, रिवाइज किया, जो मैं आपको बताऊंगी। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच टिल द एंड एंड लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब तक नहीं किया हो तो कीजिएगा, और जितने दोस्त आपके टीचिंग कम्युनिटी में हैं उनको शेयर करिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेन एवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। As you can see, Benjamin Bloom's taxonomy was created in 1956। 1956 में फॉर्मुलेट हुआ था। एंड यू नो ये लोअर ऑर्डर फॉर्म से हायर ऑर्डर फॉर्म तक सोचने का जो है हायरार्कियल मॉडल है। सो हियर वी गो। सो देर आर 3 डोमेन्स। आपको जैसे मालूम है 3H फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, 3 डोमेन्स है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर। आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू योर ब्रेन, योर हेड, योर नॉलेज, हेड से रिलेटेड है। इफेक्टिव डोमेन जो है फीलिंग से रिलेटेड है, वैल्यूज। एंड साइकोमोटर जो है डूइंग, अपने थिंकिंग के साथ जब हम स्किल्स को मिला लेते हैं, दैट इज साइकोमोटर, दैट इज डूइंग, दैट इज हैंड। 3H मॉडल आपने जो देखा। तो ये देखिए, कॉग्निटिव डोमेन के बारे में मैं ये वीडियो में बात करूंगी। इफेक्टिव और साइकोमोटर आपको कमिंग वीक्स में आ जाएगा। तो कॉग्निटिव डोमेन जो है 1956 में जो मॉडल दिया गया था, उसके हिसाब से ये स्टेजेस हैं: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। ये जो है 1956 के मॉडल है। बाद में जो है 2001 में एंडरसन एंड क्रैथहॉल, ये दोनों ने दिया था। उसके हिसाब से उन्होंने नाउन्स को वर्ब में तब्दील किया। एंड एज एजुकेटर्स वी नीड टू बिलीव दैट हम जब तक लर्निंग को एक्शन में नहीं देखेंगे, दैट मीन्स द आउटकम इज नॉट अकम्प्लिश्ड। ओके, हम बच्चों को जो है नॉलेज के स्टोर हाउस नहीं बनाना है, उनको इम्प्लीमेंटेशन के मॉडल्स बनाना है। जो भी उन्होंने सीखा वो यूज में लाना जरूरी है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और रिवाइज्ड वर्जन, ये दोनों ही इसी बात पे फोकस करते हैं। रिवाइज्ड वर्जन ज्यादातर वर्ब पे फोकस करता है। मसलन नॉलेज जो है, नॉलेज हासिल करने को बोलते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। बट देन हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड, हाउ कैन यू चेक दैट इज इम्प्लीमेंटेड? इट इज द वे यू रिमेंबर। सिमिलरली कॉम्प्रिहेंशन एक प्रोसेस है। हाउ यू विल चेक वेदर कॉम्प्रिहेंशन took place or not, that is when the child understands। Similarly application ऐसा होना चाहिए, लेकिन बच्चे ने अप्लाई किया
ये देखेगा आपका रिवाइज्ड वर्जन में। सिमिलरली एनालिसिस कोई चीज़ को परखना, देखना, रिसर्च के तरीके से उसको जांचना, क्रिटिक कर सकना, ये चीज़ तो एनालाइज कर सकने की सलाहियत जो है आपको रिवाइज्ड वर्जन में एनालाइज की शक्ल में लेवल ऑफ थिंकिंग में मिलेगा एंड लर्निंग में। देन सिंथेसिस और इवैल्यूएशन को पुराने मॉडल में से उन्होंने एक्सचेंज किया, जहां पे सिंथेसिस को कर दिया गया क्रिएट, जो कि हाईएस्ट लेवल है, और इवैल्यूएशन को 5th लेवल पे ला लिया गया है। तो ये है रिवाइज्ड वर्जन एंड यू कैन जस्ट रिवाइज वंस, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट। होप दिस इज क्लियर टू यू। अब रिमेंबर से मुराद ये है कि बच्चा जो है या स्टूडेंट्स कैन रिकॉल फैक्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बच्चे रिकॉल कर सकते हैं, जब उनको याद होगा तो वो रिकॉल करेंगे। और रिकॉल करेंगे कैसे? जब आप डिफाइन करने देंगे, आप ऐसे एलिमेंट्स रखेंगे जहाँ पे डेफिनेशंस हो, जहाँ वो डुप्लीकेट कर सकें, लिस्ट कर सकें, मेमोराइज कर सकें, रिपीट कर सकें या स्टेट कर सकें। ठीक है, सो दीज आर द एस्पेक्ट्स विच यू कैन इंक्लूड। आपके लर्निंग प्रोसेस में भी आप इंक्लूड करें, असेसमेंट्स में भी इंक्लूड करें। सिर्फ ऐसे ही सवाल जवाब ना हो जिसमें बच्चे को बस एक रट्टा मार के एक तोते की शक्ल में आंसर प्रोड्यूस करना हो पेपर पे, तो कोई सवाल नहीं। आप डेफिनेशंस रखें, लिस्टिंग आउट रखें और कोई चीज़ ऐसी रखें। सिमिलरली अंडरस्टैंड, बच्चे ने अंडरस्टैंड किया या नहीं, तो आपको कैसे मालूम होगा? तो बच्चे ने अगर अंडरस्टैंड किया तो वो एक्सप्लेन कर सकेगा आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को। और वो अगर एक्सप्लेन कर सकने के प्लेटफॉर्म्स क्या है, जब आप क्लासिफाई करने को देंगे, डिस्क्राइब करने को देंगे, डिस्कशंस देंगे, एक्सप्लेन का सेगमेंट देंगे, कोई प्रोसेस को एक्सप्लेन कराना हो, आइडेंटिफिकेशन का देंगे, लोकेट करने को बोलेंगे, दैट मीन्स बच्चे ने समझ लिया। अगर वो लोकेट कर सका, रिकॉग्नाइज कर सका, रिपोर्ट लिख सका, रिपोर्ट कर सका, सेलेक्ट कर सका और ट्रांसलेट कर सका, दैट मीन्स इफ द चाइल्ड कैन डू ऑल दीज थिंग्स, दैट मीन्स ही रीच द सेकेंड लेवल ऑफ लर्निंग, दैट इज अंडरस्टैंड। एंड नाउ अप्लाई, जो भी उसने रिकॉल किया, जो भी उसने समझा, क्या वो अप्लाई कर सकता है? अगर वो अप्लाई कर सकता है तो ही कैन यूज इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशंस। आपके पास जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, आप नए नए हालात में उसको यूज कर सकते हो। तो ये आप कैसे चेक करेंगे? अगर बच्चा एग्जीक्यूट कर सकता है, कोई इम्प्लीमेंट कर सकता है, कोई फॉर्मूला उसने सीख लिया और उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता है, कोई मसले का हल निकालने के लिए सॉल्व कर सकता है, यूज कर सकता है। लैंग्वेज में भी हो, ग्रामर उसने सीख लिया, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट उसने सीख लिया। अब सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट को वो अपने लाइफ में यूज कर रहा है, अप्लाई कर रहा है लैंग्वेज में, देन दैट मीन्स ही रीच द एप्लीकेशन लेवल। ठीक है, सिमिलरली यू कैन सी इन मैथ, साइंस, सोशल, एवरीवेयर इफ ही कैन इंटरप्रेट कर सकता है वो, चाहे मीडिया हो, डिजिटल हो या फिर ग्राफ्स हो, कुछ भी इंटरप्रिटेशन वो कर सकता है। दैट मीन्स ही इज अप्लाइंग हिज नॉलेज टू एक्चुअली इंटरप्रेट, टू ऑपरेट, टू स्केड्यूल समथिंग और टू स्केच समथिंग। तो ये चीज़ें हैं। तो ये 3 लेवल्स है। ये 3 लेवल्स होने के बाद 4th, वो और गहराई से एनालाइज कर सकता है क्या, इसके आगे क्या, कोई रिसर्च कर सकता है क्या, कोई 2 चीज़ों को कंपेयर करके एक कोई मसले के लिए हल निकाल सकता है क्या, कैन ही कॉन्ट्रास्ट, कैन ही कंपेयर, कैन ही रिलेट, क्वेश्चन, टेस्ट, एक्सपेरिमेंट। तो ऑल दिस फॉर्म द बेस फॉर अ रिसर्च मेंटालिटी। बच्चे को समझेगा ठीक है, मुझे ये नॉलेज मालूम है, मैंने समझ लिया, फिर मैंने अप्लाई भी कर दिया, क्या मैं इसके आगे और जा सकता हूँ? जा सकने से पहले उसके थिंकिंग में होगा कि मैं कोई चीज़ को कंपेयर करके देखूँ, कोई फॉर्मूला, क्या मैं कुछ और करके इसको और इस पे वर्कआउट कर सकता हूँ, ऑर्गेनाइज करके, कुछ एक्सपेरिमेंट करके, हाइपोथेसिस क्रिएट करके कुछ कर सकता हूँ क्या? और अगर वो कर लिया तो मतलब उसको परख करने की सलाहियत आ गई, वो एनालाइज कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है। ठीक है, अब हो गया 4th लेवल। 5th लेवल जो है न्यू वर्जन के हिसाब से इवैल्यूएट।
इवैल्यूएट करेंगे तो वो जो चीज़ उन्होंने फ्रेम कर लिया उसको जो है अभी मज़ीद उसको इम्प्लीमेंट कर सकते और आर्ग्यू कर सकते, उसका व्यू पॉइंट दूसरों के सामने रख सकते, दूसरों का व्यू पॉइंट आप समझ सकते, वैल्यू कर सकते, जज कर सकते। ये सारी चीज़ें जो है इवैल्यूएट, दूसरों के नज़रिए को भी समझना, दूसरों के एक्सपेरिमेंट्स को भी समझने की कोशिश करना, उनके जहन के अंदर उस बात को बिठाना, इवैल्यूएट कर सकना कितना सही कितना गलत, ये मुकाम होगा 5th लेवल। एंड लास्ट, जब वो सारी चीज़ें होंगे तो अपने आप से कुछ नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा, कोई नई चीज़ ईजाद करने की कोशिश करेगा। और जब वो नई चीज़ ईजाद करने को कोशिश करेगा तो वो डिज़ाइन करेगा, सारे अपने टुकड़ों को, नॉलेज के टुकड़ों को जमा करेगा, असेंबल करेगा, ताकि उसके अंदर से कोई नई क्रिएटिविटी सामने आओ, डेवलप करेगा, फॉर्म्युलेट करेगा, ऑथर करेगा, कोई पोएट्री लिख दे या फिर कोई राइटअप लिख दे, कोई अपने से अपना व्यू पॉइंट लिख दे या फिर इन्वेस्टिगेट करेगा। सो ये सारे वर्ब्स को हम जो है अपने लेसन प्लान में लाना है, अपने लर्निंग आउटकम्स, लेसन प्लान एंड असेसमेंट हमारे क्वेश्चन पेपर में ये तमाम क्वेश्चंस हो, जहां आप बच्चों को बोले कि डेफिनेशंस लिखो, क्लासिफाई करो, इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, डिफ्रेंशिएट करो, ओके, अपना व्यू पॉइंट रखो, या फिर कोई एक ऐसा मॉडल बनाओ जो इसका सॉल्व कर सकते। तो ये चीज़ें जो है आपका फ्रूटफुल कंप्लीट साइकिल जो है बना सकेंगे। यहाँ तक ही महदूद नहीं है रिवाइज्ड वर्जन। एक नज़र देख लीजिए, जो ब्लूम्स व्हील की जो मैं बात कर रही थी, ये व्हील आप लेकर जाकर अपने स्टाफ रूम में पेस्ट कर लीजिए, अपने वर्क स्पेस पे, आपके बुक में, लेसन प्लान बुक में फर्स्ट पेज में लगा लीजिए और देखिए कि आपने लेसन के अंदर कितने वर्ब्स को इस्तेमाल किया और बच्चों को असेसमेंट में कितने वर्ब्स के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस हैं। तो एज यू कैन सी, कलर कोडिंग, जो बीच के कलर्स हैं वो डोमेन्स हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ओल्ड मॉडल के हिसाब से। यू कैन चेंज दैट विद द न्यू वर्जन ऑफ वर्ब्स एज वेल, नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद सेकंड जो है वर्ब्स हैं जो एक एक कैटेगरी के हैं। फॉर एग्जांपल नॉलेज मतलब रिमेंबर में ये सारे ड्रॉ, आइडेंटिफाई, लोकेट, इस तरीके से। सिमिलरली कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या है, यू गो थ्रू इट वंस, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और तमाम चीज़ों को सही से समझ लीजिए। एंड व्हेन यू आर प्लानिंग योर लेसन, please include this in your outcome. And also there is a way to frame outcomes. By the end of this lesson, my students will, or by the end of this lesson, student will draw, identify, name, या solve, combine, design और differentiate, debate, apply, इस तरीके के verbs आप इस्तेमाल करेंगे। Please stop writing learn, okay, learn, student will understand the lesson. This is not the way very strategic or systematic educator or a teacher needs to write. Okay, you frame the outcomes based on Bloom's taxonomy in this way. अब और एक मज़ीद इंटरेस्ट वाली बात यह है कि डायमेंशंस है। बात रिसर्च के ब्लूम ने कहा कि नॉलेज कई किस्मों की है, इट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। नॉलेज बस एक ही एस्पेक्ट से नहीं, कई एस्पेक्ट से हमें मिलता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज है। तो उन्होंने कहा फैक्चुअल नॉलेज है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, प्रोसीजरल नॉलेज है। ये तीन चीज़ें ने तो ब्लूम ने कहा था, लेकिन बाद में एंडरसन और कैथोल ने मेटाकॉग्निशन को भी इंक्लूड किया। ब्लूम ने कहा कि नॉलेज एक डायमेंशन है, साथ ही साथ कॉग्निटिव प्रोसेस एक डायमेंशन है। कि समझने वाली बात है कि हम इल्म को हासिल करते हैं, ये एक पहलू है, और हासिल करने के बाद उस इल्म को किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है अलग अलग सिचुएशन में। या तो आप उस इल्म को याद करते हैं, समझते हैं, अप्लाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, या फिर वो उस इल्म के बेसिस पे कुछ नया क्रिएट करते हैं। तो ये सारे जो डोमेन्स एस्पेक्ट्स थे, ये पूरे कॉग्निटिव प्रोसेस के डायमेंशन है। ये पहलू एक है कि तरीका कैसा होता है, ये पहलू। इल्म क्या है, ये पहलू। इल्म का पहलू, इल्म 4 सोर्सेस से भी हो सकता है, फैक्ट्स बताने से, कोई चीज़ों के, और कॉन्सेप्ट्स और प्रोसेस, प्रोसीजर और मेटाकॉग्निशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीन पे देखिए, 4 6 24। सो सारे मिलके आपको 24 पहलू मिलेंगे कोई चीज़ को समझने के। ठीक है, फैक्चुअल,
कॉन्सेप्चुअल, प्रोसीजरल, मेटाकॉग्निशन, ये जो है इल्म के पहलू है, डायमेंशंस ऑफ इल्म के पहलू है। एंड कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन जो है, इसको जो है इल्म को कैसा प्रोसेस होता अपने जहन के अंदर, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, ये सारे कॉग्निटिव प्रोसेस डोमेन्स है, ये पहलू जो है वो है। अब यहाँ गौर से देखिए, इसको आप मैच करते हुए समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ तो आपको बहुत मजा आएगा। अब देखिए, फैक्चुअल नॉलेज किसे कहते हैं, जहां पे फैक्ट्स हो, टर्मिनोलॉजी, एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स। अगर मैं कहूंगी पीरियोडिक टेबल में इतने एलिमेंट्स है, ये फैक्ट है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में इतने हड्डियां हैं, फैक्ट है। आइस के अंदर, आइस में इतने पार्ट्स हैं, ये फैक्ट है। मैथ्स के फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम, ये है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नॉलेज, थियरम्स, थियरीज, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट नॉलेज। फैक्ट्स में नंबर से, आप टर्म्स से बताते हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ये है। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम है मैथमेटिक्स में, कॉन्सेप्ट नॉलेज है, ठीक है। ये कोई फैक्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज है। प्रोसीजर, कोई भी प्रोसेस, कोई भी स्किल, टेक्निक्स वगैरह यूज होते हैं, तो स्पेसिफिक स्किल्स एंड टेक्निक्स, ये है प्रोसीजरल नॉलेज। कोई चीज समझने के लिए आपको कौन सी सलाहियत की जरूरत है, उसकी पहलू, वो पहलू जो है प्रोसीजरल नॉलेज, ठीक है। और मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन क्या है, मेटाकॉग्निशन क्या है, आप अपने थिंकिंग को थिंक कर रहे, आप कितना समझे उसको समझने की कोशिश कर रहे, ये मेटाकॉग्निशन सेल्फ रिफ्लेक्शन में, सेल्फ नॉलेज में आता है। तो इफ यू कैन सी देयर आर एग्जाम्पल्स ऑन स्क्रीन, प्लीज पॉज फॉर अ while and try to understand each and every step. This will definitely open up your understanding of Bloom's taxonomy and the revised version and the application in your classroom. So जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन। आपने इतने पेशेंस के साथ सारी चीज़ें देखी, समझने की कोशिश की, समझाना मैंने भी चाहा। वीडियो के बीच बीच में पॉज करके आप उस एलिमेंट्स को और गहराई से रिविजिट करिए, एग्जाम्पल्स को देखिए। एंड अब से आप जब लेसन प्लान करेंगे, लेट योर आउटकम्स बी कंप्लीटली एक्शन बेस्ड आउटकम्स और आउटकम बेस्ड असेसमेंट। अगर इस तरीके से आपकी प्लानिंग हो जाए, आपके असेसमेंट्स में ये सारी चीजें आ जाए, तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, पढ़ाने में और सिखाने में। सो साइनिंग ऑफ, वेट फॉर द नेक्स्ट इफेक्टिव डोमेन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।